नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीजे क्लासेस जयपुर। आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 का चैप्टर नंबर 3 शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें जानेंगे कि ज्ञान आधारित शिक्षा अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती हैं तथा ये आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है, चाहे RS, SI, वीडियो, पटवार, LDC, CET और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी जो शिक्षा और ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आप आसानी से समझ सको। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इससे पहले जानते हैं कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का उपयोग कृषि और उद्योग के बजाय टेक्नोलॉजी, नवाचार आदि पर निर्भर हो। कौशल, नवाचार और टेक्नोलॉजी पर यदि शिक्षा आधारित हो तो उसे ज्ञान आधारित शिक्षा या ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, मुख्यतः इनका अध्ययन शुरू करते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण पढ़ लिया है अपन ने। इस चैप्टर को पूरी योजनाएं पढ़ ली हैं। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और भारत के स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति, दूसरा चैप्टर में। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये पिछले वीडियो में अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए जो अधिनियम आया था, राजस्थान स्वास्थ्य एक्ट 2023, उसका अपन ने ब्रीफ रिवीजन किया था। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान पढ़ा था। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिल कोशिश नीति 2019, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बहरा नियंत्रण कार्यक्रम, इन सभी का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी योजनाएं थे उनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है, इसलिए उस वीडियो को ध्यान से देखें। और अब इस वीडियो पर शिक्षा के बारे में जितनी भी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उनका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था किस प्रकार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की देश के विकास में और राजस्थान और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करती है। तो राजस्थान में शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक केंद्र स्तंभ रही है। विशेष रूप से राज्य की बहुसंख्यक ग्रामीण और जनजातीय आबादी के संदर्भ में क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के एक प्रमुख साधन के रूप में शिक्षा को मानते हुए राज्य ने सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार लाने और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इसके तहत ही समग्र शिक्षा अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के स्कूली शिक्षा को एकीकृत करती है। इसको तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक ये चलती हैं, जो स्कूली शिक्षा को एकीकृत करती हैं। वही शाला दर्पण क्या कार्य करता है? पारदर्शिता तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो शाला दर्पण क्या है? पारदर्शिता तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए डिजाइन किया हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसी प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन से पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई। इन पहलों से विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में सुधार हुआ है और निगरानी तंत्र में उल्लेखनीय योगदान भी हुआ है। इसी के साथ में प्रौद्योगिकी एवं डेटा संचालित शासन की सहायता से राजस्थान दूरस्थ ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में बच्चों तक शैक्षिक सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम हो गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। राजस्थान में औपचारिक शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण भी अपनाया है। नए विश्वविद्यालयों का महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से उच्च शिक्षा अवसंरचना का विस्तार करके राज्य भर के जो युवा थे उनके लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद तकनीक शिक्षा के अवसर सरकार ने बढ़ा दिए हैं। इन संस्थाओं ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। शुरुआत करते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। तो शिक्षा क्या करती है हमारे जीवन में? शिक्षा अनेक तरीकों से राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करती है। हर दृष्टि में शिक्षा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होती है। कोई भी देश मानवीय संसाधनों में पर्याप्त निवेश के बिना सतत आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकता। मतलब शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है कि मानवीय संसाधनों के पर्याप्त निवेश के बिना सतत आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकता। शिक्षा लोगों को स्वयं एवं दुनिया के प्रति समझ को समृद्ध करती है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को बढ़ाती है, साथ ही उद्यमिता एवं तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है। ये सभी क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं। राज्य सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में? तो शिक्षा के बेहतर विकास एवं उन्नत शैक्षिक
आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हेतु प्रयासरत है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के कई लक्षित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शुरुआत भी सरकार के द्वारा की गई है। अब शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो किस क्षेत्र में राजस्थान में स्कूल शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें और माध्यमिक शिक्षा में कितने स्कूल खोले गए उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। साक्षरता एवं सतत शिक्षा, साक्षरता राजस्थान की कितनी है, किस प्रकार राजस्थान में साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं, उनको उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए उनका अध्ययन करेंगे। तकनीकी शिक्षा से संबंधित चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत शिक्षा में कितने महाविद्यालय, कितने स्कूल हैं, भाषा एवं पुस्तकालय कितने खोले गए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, इनका अध्ययन अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। इससे पहले जानते हैं विजन स्टेटमेंट जो विकसित राजस्थान एक्ट 2047 चल रहा है। जो विकसित राजस्थान 2047 बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। तो 2047 तक राजस्थान में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होगी, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण प्रणाली होगी। तो 2047 तक कैसी राजस्थान में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण प्रणाली होगी जो पहुंच, समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगी। क्या सुनिश्चित करेगी? पहुंच, समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगी। स्कूल और तकनीकी शिक्षा क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और बहुविषयी शिक्षण को बढ़ावा देगी जिससे छात्रों की कार्यात्मक, क्रिटिकल और सॉफ्ट स्किल्स से सक्षम किया जाएगा। संस्कृत को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा। जो संस्कृत शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है उसको आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा जिससे सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी। एक जीवंत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, फंड लर्निंग, अनुसंधान और नवाचार पर बल देगा जिससे राजस्थान वैश्विक मानकों के अनुरूप ज्ञान, अत्याधुनिक अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा का केंद्र बनेगा जिससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होगा राजस्थान की जीडीपी में। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होंगे विजन स्टेटमेंट के 2047 के। तो समावेशी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, शिक्षक सशक्तिकरण करना, शिक्षकों का क्या किया जाएगा? सशक्तिकरण किया जाएगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसे स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। डिजिटल रूपांतरण, करियर और कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वैश्विक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उद्योग और अकादमिक सहयोग सुनिश्चित करेगी। अनुसंधान और नवाचार केंद्र सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। स्थिरता एवं आपदा तैयारी, सामुदायिक सहभागिता, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में 2047 तक कार्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा में यही जानते हैं कि स्कूली शिक्षा राज्य में प्राथमिक स्कूल कितने हैं। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या कितनी है? 44,934। कितनी है? 44,934। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं? 19,950। 19,950। प्राथमिक शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो स्कूली शिक्षा होती है बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखती हैं। किन बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास एवं भावनात्मक विकास की नींव रखती हैं जिससे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों शिक्षा शामिल होती हैं जो प्रारंभिक वर्षों में मौलिक शिक्षा के बाद के चरणों में उन्नत विषयों एवं आलोचनात्मक तार्किक सोच के साथ जोड़ती हैं। आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच किसमें? माध्यमिक शिक्षा में उपलब्ध होती है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि आवश्यक जीवन कौशल में विकसित भी करता है जिससे वे समाज में योगदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जबकि राज्य के विद्यालयों में छात्रों का कुल नामांकन कितना है? वर्तमान है 72.93 लाख, कुल लगभग 73 लाख के आसपास छात्र नामांकन है विद्यालयों में, राजकीय में। तो राज्य के विद्यालय कितने हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 44,934। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय 19,950। राज्य के विद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 72.93 लाख। प्रारंभिक शिक्षा राज्य में बच्चों के भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ताकि छात्रों को शिक्षा से प्राप्त ज्ञान से उसके भावी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा में की गई पहले सार्वभौमिक पहुंच एवं विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करती हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे के भविष्य की नींव रखती हैं और भावी विकास को सुनिश्चित करती हैं। तथा प्राथमिक शिक्षा से हमारी सार्वभौमिक पहुंच एवं विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित भी करती हैं, शैक्षिक समानता में वृद्धि करती हैं एवं सभी बच्चों के को समान अवसर भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसके लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा कार्यक्रम कार्यक्रम चलाए गए? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, फर्क राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025-24 के साथ साथ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भी सरकार दे रही है। जैसी प्रमुख पहलों के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना राज्य में सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में भी लागू की गई। ये सभी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में।
दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा द्वारा रखी गई नींव पर आधारित होती हैं। किस पर? माध्यमिक शिक्षा किस पर आधारित होती है? तो प्राथमिक शिक्षा द्वारा जो नींव रखी जाती हैं उस पर आधारित होती हैं, जो विविध पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान एवं आलोचनात्मक सोच क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ज्ञान एवं आलोचनात्मक सोच क्षमता को कौन बढ़ाती है? माध्यमिक शिक्षा। यह प्रगति न केवल छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती हैं, अपितु उन्हें आज के कार्यबल के लिए आवश्यक जीवन कौशल के साथ साथ सामाजिक एवं पारस्परिक कौशल भी प्रदान करती हैं। इस सुगम परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने कई गतिविधियां भी संचालित की हैं, जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन। जैसे उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना जो कब की गई? 2018-19 में। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के साथ साथ छात्रों को प्रौद्योगिकी सहायताएं भी प्रदान की गई हैं। विद्यार्थियों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने स्कूल है? राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय 19,950। तो 19,950 तो राज्य के माध्यमिक विद्यालय और 44,000 के आसपास कौन से प्राथमिक विद्यालय राजस्थान में स्थित है। इनमें से 1364 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित है, और जो 19,950 है उसमें से 1364 किसके लिए? बालिकाओं के लिए संचालित है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना, तो उत्कृष्ट विद्यालय की योजना के अंतर्गत चयनित कर उसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उत्कृष्ट विद्यालय योजना क्या है? जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को इसमें शामिल किया जा रहा है, और कुल संचालित उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 8,373। कितनी है? 8,373। स्कूली शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी उन्नत पहलें की गई हैं? कौन कौन सी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं? शुरुआत करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जोखिमपूर्ण कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, अति पिछड़ा वर्ग, पूर्व मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, देवनारायण गुरुकुल जैसी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2025-26 में 2.93 लाख छात्र छात्राओं को लाभान्वित भी किया है। तो अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से सरकार उनका भरण पोषण भी करती है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को भी प्रदान कर रही हैं। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने एवं सीखने में निरंतरता को बनाए रखने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। कौन सी? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, जो जयपुर के माध्यम से संचालित होती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना किसके माध्यम से संचालित होती है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक सभी छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। और इसमें SC ST के जो छात्र होते हैं, वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं होते हैं, उनको शामिल किया गया है। पढ़ते हैं तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और सीखने में निरंतरता को बनाए रखने के लिए के तहत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जा रही है। कौन करवाता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर द्वारा। शैक्षिक स्तर 2025-26 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के माध्यम से राज्य में के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 80 लाख विद्यार्थियों को 4 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया। कितने विद्यार्थियों को? 80 लाख विद्यार्थियों को। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का बारे में ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थी कौन कौन थे? SC ST और अल्पसंख्यक छात्र जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते हैं। यह कक्षा 6 से 12वीं तक उपलब्ध होती हैं और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। कितने? 50% अंक प्राप्त किए हो। तब प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि मिलती है इसके तहत? प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 50,000 रुपये वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना क्या है उसके बारे में जानते हैं। के तहत राज्य के विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जो समस्त वर्ग की जो स्कूली बालिकाओं को साइकिलें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जो कक्षा 9 में जो राज्य के विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जो समस्त स्कूली बालिकाएं होती हैं उनको साइकिलें उपलब्ध करवाई जाती है। शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए 3.25 लाख साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं।
कब? 2024-25 में। वर्ष 2025-26 में कुल राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कितने अंग्रेजी माध्यम के? 3737। 2025-26 में कितने हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय? 3737। कब शुरू किए गए राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल? 2019-20 के बजट में यह घोषणा की गई। कक्षा 1 से 12 तक ये संचालित होते हैं, जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं आरंभ किए जाने के क्रम में कुल 977 अंग्रेजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उसमें पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कितने में? 977 विद्यालय में चलाई जा रही हैं। 1010 बाल वाटिकाएं संचालित हैं। वर्तमान में कितनी? 1010 बाल वाटिकाएं टोटल संचालित हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल की स्थापना की गई है। और इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राजकीय विद्यालयों हेतु विभिन्न दानदाताओं, भामाशाहों, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कंपनियों द्वारा विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से इतने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाने के अनुमोदन प्रदान किए हैं। 34 करोड़ रुपए के। वर्ष 2025 में 29वां राज्य स्तरीय जो भामाशाह सम्मान समारोह हुआ उसमें कुल 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित भी किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना अगस्त 2024 में आएगी। कब आई थी? अगस्त 2024 में। पहले इसका नाम क्या था? राजश्री योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक को अधिकतम कुल राशि कितनी? 1.5 लाख रुपए का भुगतान 7 किस्तों में किया जाता है। और वर्ष 2025-26 दिसंबर में 18 करोड़ रुपए की राशि का व्यय भी किया जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी से छठी किस्त दी जाती है। तो तीसरी से छठी किस्त किसके द्वारा? स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और 7वीं किस्त किसके द्वारा? तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती हैं। मुख्यमंत्री संबल योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत जो निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में जो 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन होता है, जिसे BSTC या DLED कहते हैं, DLED यानी BSTC कहते हैं, को में अध्ययन करने वाली विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाओं को वर्ष 2025-26 में कितने? 352 आवेदनों में से 331 लाभार्थियों के खाते में शिक्षण शुल्क 9,000 रुपये राशि प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जा चुकी है। तो एक विद्यार्थी को कितने रुपये संबल योजना के तहत, मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत उपलब्ध होती है? 9,000 रुपये। इसमें कौन लाभार्थी हैं? विधवा परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। किसमें दिए जाते हैं? निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन में ये दिए जाते हैं। 2025-26 में 226 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत भी किया गया। 41 लाख विद्यार्थियों के राज्य स्तरीय समान परीक्षा प्रणाली भी लागू की गई। तो जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा प्रणाली भी राजस्थान में लागू की गई। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों में क्षमता मूल्यांकन परिणाम साझा करने के लिए मेगा अभिभावक शिक्षक बैठकें। तो मेगा अभिभावक शिक्षक बैठकें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए क्षमता मूल्यांकन परिणाम साझा करने के लिए आयोजित की गई। पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया गया। वीर गाथा 3.0 कार्यक्रम के तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गतिविधियों में भी शामिल किया गया। तो वीर गाथा 3.0 कार्यक्रम क्या है? छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल करना। मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम क्यों किया गया? पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए। और अभिभावक शिक्षक बैठ के मेगा अभिभावक शिक्षक बैठ के विद्यार्थियों में क्षमता मूल्यांकन परिणाम साझा करने के लिए चलाया गया। कक्षा 3 से 8 के लिए राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार में कितने? 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो पंजीकृत जितने भी मदरसा हैं उनको डिजिटल और भौतिक संसाधनों में उन्नत करना है, जिसमें कंप्यूटर हो, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई-लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के जो मदरसे होते हैं उनको 15 लाख रुपए, कितने? 15 लाख रुपए, और उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 25 लाख रुपए की सहायता भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये याद रखना, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना क्या है? प्राथमिक स्तर के जो मदरसे होते हैं उनको 15 लाख रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
जिसमें 90% वे कौन करती हैं? राज्य सरकार, और 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किए जाते हैं। तो 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा और 90% राज्य सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। प्राथमिक को कितने? 15 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 25 लाख रुपए की सहायता। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 में कुल 305 मदरसों को लाभ प्रदान किया गया। ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है। रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वर्ष 2025-26 में राज्य के जो विद्यालय हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र नामांकन एवं शिक्षक क्रमशः कितने हैं? छात्र नामांकन कितने हैं? 22.72 लाख और शिक्षक कितने हैं? प्राथमिक शिक्षा में 1.69 लाख। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? 13:1। तो एक शिक्षक में 13 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पे राजस्थान में उपलब्ध हैं। तो होने कितनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत? 30:1। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र नामांकन और शिक्षक संख्या कितनी है? 50.22 लाख। तो 50 लाख के आसपास तो छात्र हैं और 2.82 लाख अध्यापक हैं, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात कितना हुआ? 18:1। 18 बच्चों पे एक अध्यापक हैं। यह दोनों अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी सिफारिश के अनुशंसित 30:1 छात्र शिक्षा अनुपात से भी बेहतर हैं। ये सकल नामांकन अनुपात कितना रहा उनका अध्ययन है, देख लेना आप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात पढ़ाई दिया आपको। प्रवेश दर, ड्रॉप आउट दर, ये देख लेते हैं अपन। सकल नामांकन अनुपात क्या होता है? तो स्कूली शिक्षा की जो विशेष स्तर में कुल नामांकन, जिसमें जो स्कूल चल रहा है उसमें विशेष स्तर पर कुल नामांकन आयु की परवाह किए बिना अधिकाधिक आयु समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर के अनुरूप होता है। छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है? तो छात्र शिक्षक अनुपात किसी भी दिए गए स्कूल वर्ष में प्रति शिक्षक छात्रों की औसत संख्या से है। संक्रमण दर क्या होती है? तो उन छात्रों का अनुपात जो एक शैक्षिक स्तर के अंतिम ग्रेड से अगले स्तर के पहले ग्रेड में प्रवेश करते हैं। ठहराव दर क्या होती है? तो किसी भी दिए गए स्कूल वर्ष में शिक्षा के किसी भी दिए गए स्तर की पहली कक्षा में नामांकन विद्यार्थियों के समूह का प्रतिशत जिनके उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुंचने की उम्मीद है। ड्रॉप आउट दर क्या होती है? तो उस विद्यालय में बच्चे स्कूल छोड़ने की दर। तो किसी भी दिए गए स्कूल में वर्ष में किसी भी दिए गए स्तर में नामांकित समूह के विद्यार्थियों का अनुपात जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं है, और क्या कहलाती है? ड्रॉप आउट दर। ये समग्र शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में। समग्र शिक्षा जो सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के तहत सरकार के द्वारा किस किस दिशा में कार्य किए जाएंगे उनका अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE जो वर्तमान में सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई है बजट में कि ECCE नीति राज्य सरकार लाएगी। और केंद्र सरकार जो ECCE क्या होता है? पहले तो ये 4 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको पढ़ाने आंगनबाड़ी जो होती है पूर्व बाल वाटिकाएं जिसे कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या बाल वाटिकाएं जिसे कहा जाता है, उसमें ECCE का कोर्स करवाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना समग्र शिक्षा के रूप में। पहुंच एवं ठहराव शिक्षा में ज्ञान आधारभूत ढांचे का विकास करना। गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचार हस्तक्षेप। लैंगिक समानता किस प्रकार सुदृढ़ करना है। समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ICT और डिजिटल पहलें, सामुदायिक गतिशीलता। समग्र शिक्षा के जो समग्र विकास की दिशा में जो कार्य करने हैं उनका अपन एक रूप से एक का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाएगी उनका अध्ययन अपन करने वाले हैं। समग्र शिक्षा क्या है? तो समग्र शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। समग्र शिक्षा के बारे में जानते हैं तो समग्र शिक्षा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य प्री स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समानतापूर्ण, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना पूर्व नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। तो पूर्व नर्सरी से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। साथ सर्व शिक्षा अभियान इसके तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत भी करती है। ये किन किन योजनाओं से बनाए समग्र शिक्षा? तो सर्व शिक्षा अभियान से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
शिक्षक शिक्षा जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत भी करती हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सीखने के परिणामों में सुधार करना, बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार करना, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, समानता और न्यूनतम स्कूली मानकों को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को उपलब्ध करवाना, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन को समर्थन देना तथा SCERT जो राजस्थान में स्थित है उदयपुर में, और डाइट जैसे प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करना। डाइट और जो SCERT जो राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक बोर्ड किताबें छपती हैं वह SCERT के द्वारा को प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करता है। राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य कार्यान्वयन समिति के रूप में किया जाता है। योजना के अंतर्गत वित्तीय भागीदारी के अनुपात केंद्र और राज्य सरकार कितना है? 4:40। तो राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। कब हुई थी? 2020 में। के माध्यम से एकल राज्य कार्यान्वयन समिति के रूप में किया जाता है। योजना के अंतर्गत वित्तीय भागीदारी अनुपात केंद्र और राज्य कितनी है? 4:40 है। समग्र शिक्षा पढ़ लेना ध्यान से। अब शुरुआत करते हैं इसके पॉइंट, एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। किसका? समग्र शिक्षा के। तो शुरुआत करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC। वर्तमान में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें 11.90 लाख बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। और राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं भी चल रही हैं, जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्ध करवाना। पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना का उद्देश्य प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक राज्य के विद्यालयों के साथ एकीकृत भी इसे किया जा चुका है। ये देख लेना आंकड़े, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवर्धन। दूसरा पॉइंट था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवर्धन। किसका? समग्र शिक्षा का। तो निपुण, इसके तहत कौन कौन से मिशन? निपुण भारत मिशन जो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना, बच्चों को सीखने और दक्षता के कौशल में सुधार करना था। ये मिशन कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर निपुण मेलों का आयोजन, कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश, जो इसके पंचायत स्तर पर किसका? निपुण मेलों का आयोजन किया गया। कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश तथा कक्षा 3 से 5 के लिए विशिष्ट कार्य पुस्तिकाएं प्रदान करना शामिल है। तो कक्षा 3 से 5 के लिए विशिष्ट कार्य पुस्तिकाएं प्रदान करना, कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश और पंचायत स्तर पर निपुण मेलों का आयोजन निपुण भारत मिशन के तहत किया गया। इस कार्यक्रम के में समग्र रिपोर्ट कार्ड, श्रेणीबद्ध पाठक, कहानी कोड सेट, गतिविधि आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है का उपयोग भी शामिल है। राज्य ने कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्य पुस्तकें भी विकसित की हैं, जिसमें 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन भी किया जाता है। इस गतिविधि के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल 35.41 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित भी सरकार के द्वारा किया है। किसके तहत? निपुण भारत मिशन के तहत। शिक्षक संसाधन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में सहायता के लिए गतिविधि पुस्तिकाएं एवं सतत व्यापक मूल्यांकन सामग्री प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में सहायता के लिए गतिविधि पुस्तिकाएं एवं सतत और व्यापक मूल्यांकन सामग्री भी प्रदान की जाती है। क्षमता संवर्धन कार्यशालाएं क्या होती हैं? जो FLN कार्यक्रम चल रहा है कक्षा 3 से 5 के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक शैक्षणिक कार्य बलों के सदस्यों के एवं FLN सलाहकारों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षक क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से शिक्षकों के साथ क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित भी की जा रही हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा और PM श्री स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। इसके तहत क्षमता संवर्धन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। अभिनव कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए वर्तमान में? प्रखर राजस्थान 2.0 बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए गए। इसका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत राज्य स्तर पर प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके तहत शुरू किया गया प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो कब आया था? 29 मार्च 2025 को। कब आया था? 29 मार्च 2025 को आया था। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान जो पठन कौशल को मजबूत करता है उसके तहत चलाया गया।
मेगा पेटीएम, अभिभावक एवं शिक्षक बैठ के राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 2025 को राज्य के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। मेगा पीटीएम का मतलब क्या होता है? अभिभावक एवं शिक्षकों की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, पढ़ने के कौशल की स्थिति और सीखने की चुनौतियों को अभिभावकों के साथ साझा करना था। निपुण राजस्थान अभियान कब चलाया गया? पहले बता, निपुण भारत मिशन। अब पढ़ रहे निपुण राजस्थान अभियान कब चलाया गया? 30 अक्टूबर 2025। कब? 30 अक्टूबर 2025 को चलाया गया। इसका कौन कौन सी कक्षा में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को मजबूत करने के लिए निपुण भारत मिशन के तहत निपुण राजस्थान अभियान 30 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया। 30 अक्टूबर 2025 को निपुण राजस्थान अभियान पहली और दूसरी कक्षाओं में विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को मजबूत करने के लिए चलाया गया। किशोर विद्यार्थियों जो कौन सा कार्यक्रम? PRABAL कार्यक्रम, PRABL प्रबल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? प्रबल कार्यक्रम। कौन सा? प्रोग्राम। प्रबल की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। तो प्रबल कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स शुरू किया गया। किसके लिए? किशोर विद्यार्थियों के लिए। तो किशोर विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल को सुधारने के लिए, नेतृत्व क्षमता, नागरिकता और भविष्य के कैरियर कौशल को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रबल कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा कार्यक्रम? प्रबल कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? तो किशोर विद्यार्थियों को 21वीं सदी में जीवन कौशल सुधारने, नेतृत्व क्षमता, नागरिक और भविष्य के कैरियर कौशल को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रबल कार्यक्रम चलाया गया। प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल, ये याद रख लेना फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। यह कार्यक्रम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। कौन से विद्यार्थियों के लिए? कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। तीसरा पॉइंट था पहुंच एवं ठहराव। किसके तहत? समग्र जो विकास है उसकी दिशा में पहुंच एवं ठहराव के तहत क्या क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं? नवाचार। तो स्कूल शिक्षा में पहुंच एवं ठहराव में सुधार के लिए राज्य में निम्नलिखित नवाचारों का अपनाया गया है। कौन कौन से? तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। कौन से स्कूल चलाए गए? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। कब चलाए गए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल? तो कक्षा 1 से 12 तक चलाए गए थे। तो स्कूलों की शुरुआत की उद्देश्य क्या था? राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाए गए। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों की शुरुआत कब की गई? राज्य में शैक्षिक दृष्टि क्यों की गई? तो राज्य में शैक्षिक जो दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र थे उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE होते हैं उसके नई दिल्ली से संबद्ध रखते हैं एवं इनका मुख्य उद्देश्य भी समाज के वंचित वर्गों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम लाभ प्रदान करता है। तो इस बालिकाओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए चलाए गए हैं। इसमें कितने प्रतिशत सीटें? बालिकाओं के लिए 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इस संबंध में बालिकाओं के लिए कम से कम 55% सीटें आरक्षित करके प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। इन मॉडल स्कूलों में अपनाया गया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिशा निर्देशों पर आधारित है। जो NCERT जो सिलेबस तैयार करती हैं उसके आधार पर ही ये मॉडल स्कूल चलते हैं। और राजस्थान में कितने राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 ब्लॉक हैं, उसमें से 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित है। तब तक कक्षा 1 से 12वीं तक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय स्थापित हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किस उद्देश्य से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोले गए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कितने खोले गए? 41। किसके लिए? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें से 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय हैं, 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास हैं एवं 11 बेघर बेसहारा अनाथ श्रेणी के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास सरकार के द्वारा संचालित भी किए गए हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय याद रखना है। वर्ष 2025-26 में इन छात्रावासों में 3900 नए प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 3400 बालिकाओं के नामांकन भी सरकार के द्वारा किए गए हैं। परिवहन वाउचर योजना के बारे में ध्यान से पढ़ना है। परिवहन वाउचर योजना क्या है उसका एक एक डिटेल पढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्यार्थियों में विशेष रूप से दूरस्थ या कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 10
तक की छात्राओं को स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा, किसके द्वारा परिवहन वाउचर दिए जाते हैं, तो स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा परिवहन वाउचर दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से दूर होते हैं उनको परिवहन वाउचर उपलब्ध करवाया जाता है। और कक्षा 6 से 8 तक के उन छात्रों के लिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 किलोमीटर दूर रहते हैं को परिवहन वाउचर जारी किए जाते हैं। कक्षा 9 से 10 तक की उन छात्राओं को परिवहन वाउचर, कौन सी छात्राओं को परिवहन वाउचर दिए जाएंगे कक्षा 9-10 में, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक से 5 किलोमीटर अधिक दूरी पर रहते हैं तथा गाँव में परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अपने निवास से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित शहरी विद्यालय में पढ़ रही है, उनको परिवहन वाउचर योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। बच्चों को राज्य में 1 अप्रैल 2010 से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को, जिसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। जो कमजोर और वंचित वर्ग के जो बच्चे थे उनको निजी स्कूलों में 25% का आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो नियमावली बनाई गई सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, वो 2011 में बनाई गई थी और अप्रैल 2011 में उसको लागू किया गया था। और निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2009 में लाया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, यह ध्यान रखना है। इन प्रयासों के लिए आय पात्रता सीमा कितनी है, वर्ष 2020-21 में कितनी थी, 1 लाख थी, जो अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये कर दिए हैं। यह आंकड़े याद रखने हैं, कितने कर दिए, 2,50,000 रुपये। 25% आरक्षण किसको दिया गया है, निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के लिए। चौथा पॉइंट कौन सा था, समग्र विकास के क्षेत्र में, तो शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य का उद्देश्य सुरक्षित, सुलभ एवं सुसज्जित शिक्षण वातावरण बनाना है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस हेतु कक्षाओं, सस्ता बिजली एवं डिजिटल संसाधनों जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने, बेहतर शिक्षक परिणाम सुनिश्चित करने और समान शैक्षिक अवसरों विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कक्षा कक्ष निर्माण, भवनहीन विद्यालय हेतु भवन निर्माण, जर्जर विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधाएं, मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, जो KGBV जो छात्रावास चल रही हैं, किसके तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका जो बालिका विद्यालय चल रहे हैं, 2004-05 में इसको चलाया गया था कक्षा 6 से 12 के लिए। उनमें भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण एवं 4 दीवारी कार्य, बृहद मरम्मत आदि कार्य के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा को में प्रारंभिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025-26 में कितने रुपए का, 348 करोड़ रुपए का लक्ष्य स्वीकृत किया गया था। यह आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवा कौन सा पॉइंट, गुणवत्ता एवं नवाचार आक्षेप। गुणवत्ता एवं नवाचार आक्षेप के बारे में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, तो सरकार के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई। कौन सी, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना चलाएगी। शैक्षणिक स्तर 2024-25 में राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को यूनिफॉर्म एवं सिलाई सहित एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि 800 रुपये प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। 800 रुपये प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अंतर्गत कुल राशि 330 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया, 41.26 लाख को। और सत्र 2025-26 में 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थी को यूनिफॉर्म में तो कितने रुपये, 600 रुपये DBT के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। कितने रुपये, 600 रुपये। और पहले 2024-25 में 800 रुपये प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। आधारभूत ढांचे का जो विकास पड़ा था उनमें कौन कौन सी योजनाएं पड़ी थी, उसमें कौन कौन से विकास किए जाएंगे, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकासात्मक कार्य किए जाएंगे जिसमें भवन, कक्षों और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार का ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत राजस्थान में कौन इसका संचालन कर रहा है, तो राजस्थान में स्कूली शिक्षा परिषद इसका संचालन कर रहा है। और केंद्र और राज्य अनुपात कितना है इसमें, 60:40। और समग्र शिक्षा अभियान जो 2.0 कब आया था, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब आया था, यह भी याद रखना है, 4 अगस्त 2021 को। कब आया था, 4 अगस्त 2021 को। तो जो
दूसरा जो आधारभूत ढांचा जो कार्यक्रम था, आधारभूत ढांचे के तहत ही दूसरा ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया। ज्ञान संकल्प पोर्टल को संचालित कौन करता है? तो राजस्थान का शिक्षा विभाग करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आधारभूत ढांचे में विकास के लिए। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास कार्य पढ़ लिया था। गुणवत्ता एवं नवाचार में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना पढ़ ली थी। आगे चलते हैं। भारत एक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों यानी गायन, वाद्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना में कला उत्सव यानी कला महोत्सव का आयोजन भी सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कला उत्सव और कला महोत्सव का आयोजन भी 6 विषयों के अंतर्गत किया जाता है। किसमें? जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के माध्यमिक विद्यालय में 9 से 12वीं तक के विद्यालय में इनका आयोजन किया जाता है। तो 2 योजना पढ़ ली थी। किसमें? गुणवत्तापूर्ण नवाचार क्षेत्र में कौन कौन सी? कला एवं उत्सव, कला उत्सव पढ़ लिया और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना इसके तहत। और सरकार के 2026 तारीख के तहत जादुई पिटारा भी खोलने की तैयारी में है। जादुई पिटारा। अब बढ़ते हैं इसी के तहत प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। योजना वर्ष कब 2022 में, कब 2022 में ये आई थी, लागू की गई, जिसका व्यापक लक्ष्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण सम्मान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों को समग्र रूपांतरण करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत जो स्थानीय निकायों में या केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्य सरकार के द्वारा जो मौजूदा जो विद्यालय है उनको सुदृढ़ किया जाएगा। ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों जैसे सोलर पैनल से एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अवशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण व संचयन को शामिल करते हुए हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ब्लॉक और यूएलबी जो अर्बन बॉडी होती है नगरीय निकाय की, उसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में और यूएलबी से 2 विद्यालयों, एक तो माध्यमिक शिक्षा और एक प्रारंभिक शिक्षा से का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। और इसके तहत 2 चरणों में राजस्थान के कितने विद्यालय? 639 विद्यालयों का चयन किया गया है। फर्स्ट चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया और द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया। तो पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान में कुल 639 स्कूल में लागू हैं। 639 पीएमश्री विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के कितने? 90 और माध्यमिक शिक्षा के 549 और एक संस्कृत शिक्षा का विद्यालय इसमें शामिल है। एक तो संस्कृत शिक्षा का 549 माध्यमिक शिक्षा के और 90 प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का उद्देश्य कब लागू की? 29 जुलाई 2020 को। किसकी अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, डॉक्टर वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। का उद्देश्य क्या था? समग्र शिक्षा के माध्यम से भारत के विकास की जरूरतों को पूरा करना है। एनईपी जो 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक बनाया, जिसमें 27 चैप्टर में 297 कार्य बताए गए। कितने चैप्टर थे इसमें? 27 अध्याय थे। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 थी उसके 27 अध्याय में 297 कार्य बताए गए। इनमें से राज्यों को कितने कार्य सौंपे गए? 202 कार्य सौंपे गए हैं। ये आंकड़े जो राजस्थान में कितने कार्य संपन्न हो गए उनके बारे में दे रखा है। अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब आया था? मसरा कब आया था? मसरा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान तो 29 मार्च 2025 को। कब आया था? 29 मार्च 2025 को। राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। राजस्थान ने इस योजना के तहत एनईपी बालक और नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षक हैं और एनईपी स्कूल को बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू करने की रणनीति भी बनाई है। मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है उसके अंतर्गत 29 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी गई, जिसमें राज्य एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित मौखिक पठन प्रवाह मूल्यांकन भी शुरू किया गया है। छात्र उपस्थिति ऐप NIOS के लिए ऑन डिमांड परीक्षाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल पहले इनमें से 2 गतिविधियां ORF और डिजिटल पहल जिला स्तर पर लागू की जा रही हैं। अब बढ़ते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता को
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के लिए लैंगिक समानता में सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो एक बात याद रखना, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी को। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के तहत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए। कब? 2004-5 में। बालिका सशक्ति कार्यक्रम किसके लिए? किशोरी बालिकाओं के लिए। इसके लिए तहत ही शैक्षणिक किशोरी मेला भी चलाए गए, बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने के लिए। मीना राजू गार्गी मंच भी इसके तहत चलाए गए। मीना राजू गार्गी मंच। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1995 को, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का? जयपुर में। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री होते हैं। ये उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता भी बालिका शिक्षा फाउंड उपलब्ध करवाती हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन, मीना राजू एवं गार्गी मंच, शैक्षिक जो किशोरी मेले हैं, बालिका शक्ति कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लैंगिक समानता को सुदृढ़ करते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पहल की गई बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो शैक्षणिक संस्थान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने राजस्थान में? 364 संचालित हैं, जिसमें 44,000 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि कितने? 224 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि की गई है। इसमें कभी नामांकित न होने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं को इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंतर्गत नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उनमें किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो जो कभी नामांकित न होने वाली एवं बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये पढ़ लिया है। बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके लिए? किशोरी बालिकाओं के लिए चलाया गया। इसी के तहत जिनमें और कौन सा कार्यक्रम? मीना राजू गार्गी मॉड्यूल का मुद्रण, बाल अधिकार क्लब स्थापना, प्रलेखन, प्रमाण पत्र जारी करना, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं सामाजिक बनाना समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, इसका उद्देश्य क्या है? सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण एवं एकीकरण में सुधार कर उनकी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें कार्यात्मक, शैक्षिक एवं चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 में 26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें से 7 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए गए। एक नवाचार के रूप में 2 राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जयपुर एवं उदयपुर में स्थापित भी किए गए। और इसके तहत राज्य मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ पर? जयपुर और उदयपुर में स्थापित किए गए हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा और शैक्षिक सेवाएं भी प्रदान सरकार के द्वारा की जा रही है। अब व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशलों से सुसज्जित करना, रोजगार क्षमता में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों के युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब पढ़ते हैं ICT और डिजिटल पहल के तहत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो विद्यालयों में ICT जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 13,976 राज्य के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित ICT लैब एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से आसान शिक्षा एवं ई-ज्ञान दीक्षा पोर्टल के जरिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। किसके तहत? ICT और डिजिटल पहल के तहत। दीक्षा पोर्टल क्या है? तो दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल PMU के तत्वावधान में बनाया जा रहा है। इस पोर्टल पर जो RSCERT जो राजस्थान की जो RSCERT हैं, IT सेल कहाँ पर है? अजमेर में, द्वारा ई सामग्री अपलोड की जा रही है। किस पर? दीक्षा पोर्टल पर सारी पुस्तकें अपलोड की जा रही हैं। मिशन स्टार्ट क्या है? तो शिक्षा विभाग में ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, किसमें? ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग के उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा विभाग में ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? मिशन स्टार्ट के तहत शिक्षकों की अनुपलब्धता अथवा शिक्षकों की जो अनुपस्थिति होती है, उस स्थिति में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई
डिजिटल सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। किसके तहत? मिशन स्टार्ट के तहत। तो मिशन स्टार्ट के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की जब किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी होती है तो उसमें उनको डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाकर मिशन स्टार्ट के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। दीक्षा पोर्टल और मिशन स्टार्ट, ICT और डिजिटल पहले मुख्यतः राज्य सरकार की हैं। सामुदायिक गतिशीलता के समग्र विकास के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए? तो स्कूल प्रबंधन समिति बनाई गई, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC का निर्माण किया गया और SMC का निर्माण किया गया। के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनकी क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में SMC और SDMC के 5 अभिभावक सदस्य व 1 जनप्रतिनिधि कुल 6 सदस्यों को हर बार 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कितने लोगों को? 5 अभिभावक सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत 2025-26 में लगभग 2.79 करोड़ रुपये का व्यय भी किया जा चुका है। आजीवन शिक्षा को सशक्त बनाने एवं साक्षरता एवं सतत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, कौन कौन सी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाए गए? तो साक्षरता एवं सतत निदेशालय के द्वारा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर उन्हें जीवन की विकासात्मक गतिविधि से जोड़कर उपयोगी कौशल विकसित किया जा रहा है। राज्य के जो निरक्षर लोगों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मौलिक साक्षरता और कौशल विकास भी प्रदान किया जा रहा है। किसके द्वारा? साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय के द्वारा 15 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को। इसी के तहत राज्य सरकार के द्वारा नव साक्षरता अभियान चलाया गया। तो 15 वर्ष नव साक्षरता कार्यक्रम लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2022 को। किसके लिए? तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य में दिनांक 1 अप्रैल 2022 में केंद्र प्रायोजित योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया। प्राथमिक कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में UDISI कोड के तहत पंजीकृत स्कूलों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सेवक आधारित अभियान का उपयोग करके इस योजना के तहत शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास ऐप किस माध्यम से? कौन सा ऐप? उल्लास ऐप। उल्लास ऐप का पूरा नाम क्या है? उल्लास ऐप का नाम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पर ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। किसका? नवभारत साक्षरता जो कार्यक्रम है उसका उल्लास ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर अपन उसमें पंजीकृत हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा को सुलभ तथा लचीला बनाने एवं कहीं से भी और कहीं भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 के अवसर पर 2 YouTube चैनल ई साक्षरता पर एवं उल्लास राजस्थान लॉन्च किए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? तो मिशन ज्ञान के तहत मिशन ज्ञान के सहयोग से तो शिक्षा को सुलभ बनाने, लचीला बनाने एवं कहीं भी शिक्षा के उद्देश्य से साक्षरता विभाग ने किसने चलाया मिशन ज्ञान? साक्षरता विभाग ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब? 8 सितंबर 2023 को। 2 YouTube चैनल कौन कौन से? ई साक्षरता एवं उल्लास राजस्थान लॉन्च किए हैं ताकि राज्य के छात्रों को ई क्लासेज की सुविधाएं मिल सके। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों की संख्या कितनी होगी? 14,970 हो गई इनकी संख्या। और इनके उद्देश्य क्या था? तो नव साक्षरों को शिक्षा की सुविधा हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित करना। इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के साथ साथ नियमित पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और प्रत्येक लाइब्रेरी को प्रति माह 500 रुपये नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं। कितने रुपये? 500 रुपये नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों की संख्या कितनी होगी है राजस्थान में? 14,970। ये साक्षर भारत कार्यक्रम के अंदर है तो भारत में 14,970 हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय वाचनालय में महात्मा गांधी के जो जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य हैं और उनकी पुस्तकें हैं उनको उपलब्ध करवाना है तथा नियमित पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र के माध्यम उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक लाइब्रेरी को कितने रुपये? 500 रुपये नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 का प्रथम बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण कब किया गया? 21 सितंबर 2025 को NIOS के माध्यम से आयोजित भी किया गया। किसके माध्यम से? NIOS के माध्यम से किया गया। 21 सितंबर 2025 को जो FLN कार्यक्रम है उसका मूल्यांकन परीक्षण। महिला वयस्क एवं साक्षरता कार्यक्रम को प्रोत्साहित देने के लिए राजस्थान में महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं की साक्षरता में सुधार
आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना एवं शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को कम करके उन्हें सशक्त बनाना। तो यह कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हैं, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान भी मिलता है। इसके तहत कौन कौन से सरकार के द्वारा महिला शिक्षण विहार चलाए गए? सरकार के द्वारा महिला शिक्षण विहार आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। वंचित समूह से संबंधित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, किसको? वंचित समूह से संबंधित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में महिला शिक्षण विहार आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ये विद्यालय किन के लिए हैं? तो 15 से 30 वर्ष की जो आयु की जो तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूह से संबंधित महिलाओं को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौन सी कक्षाओं में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है? 15 से 30 वर्ष की आयु इसमें शामिल है। तलाकशुदा, विधवा और आदिवासी महिलाएं इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आत्मनिर्भर बनाकर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम किस जिले में? झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें 100 महिलाओं को नामांकित भी किया गया है। कितने महिलाओं को? 100 महिलाओं को इसमें नामांकित किया गया है। कहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो झालावाड़ जिले में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा को सशक्त बनाकर ज्ञान आधारित भविष्य के लिए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? राजस्थान में उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों के व्यावसायिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से पूर्ण करना है। यह अनुसंधान, नवाचार और सांस्कृतिक संरक्षण का बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यह समावेशिता को बढ़ावा देता है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को भी बढ़ाता है। उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। आज़ादी के समय से राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे, परंतु वर्तमान में कितने महाविद्यालय हैं? 3218 राजस्थान में महाविद्यालय हैं, जिनमें से राज्य में कितने हैं? 596 राजकीय महाविद्यालय, 20 राजकीय विधि विद्यालय, राजकीय विधि महाविद्यालय 20 हैं, 48 राजकीय कृषि महाविद्यालय, 1589 निजी महाविद्यालय और 957 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में शामिल है और 200 वित्त पोषित संस्थाएं और 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। ये उपलब्धियां इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी आती भी नहीं एग्जाम में, याद भी नहीं रहती। उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, सुरक्षित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत बनाना, लचीले शिक्षण विकल्प प्रदान करना शामिल है। अधिक समावेशी समाज के लिए सामुदायिक सहभागिता और मजबूत सरकारी नीतियां राज्य में लड़कियों एवं महिलाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद कर रही है। तो मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना इसके लिए लागू की गई। कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी? तो मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना किनके लिए? तो विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाएगी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। इसके तहत जो राज्य में इस कार्यक्रम के नामांकन कराने वाली विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। जो सारी फीस है उसकी प्रतिपूर्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कौन कौन से में? सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में। दूरस्थ शिक्षा योजना क्या है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का उद्देश्य उन लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है जो कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। जो कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं उनको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत कक्षा या शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है। यह राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जिनके लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब आई थी? 2015-16 में। कब आई थी? 2015-16 में। क्योंकि बालिका दुरुस्ती योजना कब लागू की? बालिका दुरुस्ती योजना कब लागू की? कमेंट बॉक्स में बताओ। शायद 24 अप्रैल 2022 को, 24 अगस्त को। कब शुरू हुई थी? 24 अगस्त 2022 को दूरस्थ शिक्षा बालिका योजना आई। और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में। इसका लक्ष्य क्या है? तो राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो मेधावी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। और इस योजना के तहत 2025-26 के बजट में कितना रुपये? 200 लाख रुपए का बजट आवंटन भी किया गया है। और इसमें कौन कौन लाभार्थी शामिल हैं? बीपीएल श्रेणी, अनाथ जिले में जो फर्स्ट और सेकंड में जो मेरिट में आती हैं उन बालिकाओं को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? 1,15,000 रुपये। कितनी? व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु तो 1,15,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर में 2,25,000 रुपये इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। किसके तहत? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत
बेटियों को लाभ दिया जाता है। जिले में फर्स्ट और सेकंड आए यदि बीपीएल श्रेणी में हो वो और अनाथ में हो तो उसके कितने रुपये व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर में 2,25,000 रुपये। जब एमए कराओ तो उनको 2,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता सरकार देती है। किसको देती है? कक्षा 11-12वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11-12वीं में ये दिए जाते हैं। कक्षा 11-12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 75% अंक होने चाहिए। कितने? न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए। अनाथ होनी चाहिए। उच्च शिक्षा हेतु प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी? तो मुख्यमंत्री बीएड संपन्न योजना जो 15 से 30 वर्ष की महिलाएं जो विधवा परित्यक्ता उनके लिए चलाएगी। लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना जो 24 अगस्त को चलाएगी, 24 अगस्त 2022 को चलाएगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में चलाएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना किनके लिए उपलब्ध है? ये किसके द्वारा संचालित है? तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। किनके लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक छात्राएं इसमें शामिल हैं। कक्षा 12वीं में कितनी परसेंट? आरबीसी में तो राजस्थान बोर्ड है उसमें तो 65% होनी चाहिए और सीबीएसई बोर्ड में 75% होनी चाहिए। और कक्षा 10वीं में एसटी वर्ग की अगर छात्रा हैं तो आरबीसी में कितने? जो राजस्थान बोर्ड है उसमें 65% और सीबीएसई में 75% होने चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय इसमें कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। और कालीबाई जो भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है उसमें 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, पारिवारिक आय। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना भी किसके द्वारा? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई। जो अति पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती हैं? बंजारा, गाड़ियालवा, रायका, रेबारी और देवासी के लिए योजना चलाई गई। इसके तहत आरबीसी और सीबीएसई की जो 12वीं परीक्षा होती हैं उसमें मिनिमम 50% अंक प्रथम वर्ष में नियमित होना आवश्यक है। इसके तहत स्नातक में जो तीनों वर्षों में कितने रुपए वार्षिक? 10,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। किसके तहत? 10,000 रुपये वार्षिक देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के तहत। और स्नातकोत्तर में जो मतलब एमए और एमएससी करते हैं यदि तो उसको 2 वर्षों में 20,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। 1500 स्कूटी वितरण की जाती है इसके तहत। और वार्षिक पारिवारिक आय इसमें भी कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। इसी के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करती है। और कक्षा 12वीं में प्रथम आना चाहिए 1 लाख छात्रों को। 1 लाख छात्र में अगर रैंक आ रही है आपकी तो कक्षा 12वीं में प्रथम हो उनको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य छात्र को 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। टोटल 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। विकलांग छात्र को 1,000 रुपये दिए जाएंगे 10 महीने के लिए तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक छात्रों को 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे जिसके तहत 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपये से कम ही होनी चाहिए। ये सभी 6 इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ ली हैं अपन ने। अब शुरुआत करते हैं इनकी वापस। तो राज्य की मेधावी छात्राओं के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने तथा छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना चलाएगी। इस योजना के अंतर्गत जिन मेधावी छात्राओं ने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उच्च शिक्षा में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी। प्रथम वर्ष में ही प्रवेश लेना चाहिए जभी उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना क्या है? तो वर्ष 2023 में कब चलाएगी? 2023 में शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और इसमें 56 करोड़ का बजट भी आवंटन किया गया। कब? 2025-26 वाले बजट में। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य शैक्षिक स्तर को बढ़ाना एवं निम्न आय वाले परिवारों को बच्चों को सहायता प्रदान करना। इन सभी योजना में 2.5 लाख पारिवारिक आय से कमी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में इतने रुपये आवंटित 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसके तहत 150 जो विद्यार्थी है तो उनको तो विदेश में और 350 को भारतीय जो संस्था NIRF जो रैंकिंग जारी होती है उसके तहत जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। विदेशों में नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन तथा देश के NIRF रैंकिंग वाले 1 से 50 तक सूचीबद्ध विश्वविद्यालय या संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए 2025-26 में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? PM उषा योजना। PM उषा योजना क्या है? तो ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रवर्तित योजना है। कौन सी है? भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रवर्तित योजना। इसका राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है? 60:40। इसका उद्देश्य क्या है? देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करना, गुणवत्तापूर्ण समावेशी शोध, रोजगारोन्मुखी और वैश्विक
वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना है। गुणवत्तापूर्ण समावेशी शोधपरक रोजगारों की ओर वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभों पर आधारित है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके 2020 के 5 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से 5 स्तंभ? सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता के अनुरूप तैयार की गई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक भौतिक ढांचे के विकास एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थानों को रूसा 1.0 के अंतर्गत इतने रुपये, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, पीएम उषा योजना क्या है, उनके बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं नवाचार, कौशल विकास एवं अधोसंरचना विस्तार। कौन कौन से नवाचार कौशल विकास के लिए सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए गए, उनका अध्ययन करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के 314 राजकीय महाविद्यालय में औपचारिक रूप से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं की सुरक्षा है और सशक्तिकरण को बढ़ाना है, महिलाओं को या बालिकाओं की, तो सुनिश्चित करने के हेतु प्रदेश के 314 जो राजकीय महाविद्यालय में औपचारिक रूप से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम क्या है? तो युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने हेतु उद्योग उन्मुख कौशल को शिक्षा तंत्र से एकीकृत करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। कौन से बजट घोषणा में की गई इस योजना की शुरुआत? वर्ष 2024-25 में। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम क्या है? तो युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना एवं उद्योग उन्मुख कौशल को शिक्षा तंत्र से एकीकृत करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। इसमें कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया? 25 करोड़ रुपए का। कब? 2024-25 में। ICT लैब एवं स्मार्ट रूम क्लासरूम की स्थापना भी सरकार लागू करना। ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करना। 35 राजकीय महाविद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ICT लैब की स्थापना हेतु इतने रुपए दिए गए हैं। ये पढ़ लेना। ICT लैब एवं स्मार्ट रूम क्लास की स्थापना क्यों की गई? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए इनकी स्थापना की गई। खेल सुविधाओं का विकास करने के लिए 122 राजकीय महाविद्यालय में एथलेटिक्स ट्रैक बढ़ाए जाएंगे। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेलों के विकास एवं उपकरण करने हेतु 1305 लाख रुपए की स्वीकृति भी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। कुशल एवं नवोन्मेषी कार्य बल तैयार करने के लिए राजस्थान में तकनीक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनका अध्ययन अपन करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है तकनीक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए? तो भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण तकनीक शिक्षा की मांग बढ़ रही है। तकनीक शिक्षा विभिन्न व्यापार, हस्तकला एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रों को विशिष्ट व्यवसायों में विशेष कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है, ताकि कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। राज्य का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उच्च गुणवत्ता एवं अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य के तकनीकी मानव संसाधन की प्रतिस्पर्धा को वैश्विक मानकों तक बढ़ाने के लिए ये नई तकनीकी कार्यक्रम शुरू किए गए। राजस्थान के लिए व्यावसायिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि ये राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सीधे योगदान देती हैं, नागरिकों को एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करती है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती हैं। एक सुशिक्षित कुशल कार्यबल राजस्थान को अपने अनूठे अवसरों को लाभ उठाने और अपने विकासात्मक अंतराल को कम करने और एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करता है। राजस्थान में इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो एक कुशल कार्यबल विकसित करना जो नवाचार, आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को आधुनिक जो उद्योग हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल प्रदान करना है। साथ ही राज्य में रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी शिक्षा प्रदान करने के राज्य में कुल 73 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं। कितने? कुल 73 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं। स्नातकोत्तर स्तर तक के 52 प्रबंधन संस्थान शामिल हैं। उपरोक्त सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के संगठक निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, MBA संस्थान राजस्थान, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और बीकानेर में, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय उदयपुर में, कृषि विद्यालय जोधपुर में, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में संबंध है। इसके अतिरिक्त राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर है? जोधपुर में। और ट्रिपल IIT कहाँ पर है? कोटा में। MNIT कहाँ पर है? जयपुर में। था भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे IIM के नाम से जाने जाते हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। ये याद रखने हैं। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कहाँ पर है? जोधपुर। IIT कहाँ पर है? कोटा में। MNIT कहाँ पर है? जयपुर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। इसमें राज्य में कुल कितने 137 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी संचालित है। पॉलिटेक्निक संचालित कितने? 147। इसका उद्देश्य पढ़ ही लिया अपन ने। ये देख लेना कुल प्रवेश क्षमता कितनी है इनकी पॉलिटेक्निक की। राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत संचालित है। तो राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान है किसके अंतर्गत आता है? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान में कुल राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 12 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 44 अभियांत्रिकी व 35 गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय में 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें 1 से 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसके तहत? दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत। स्वस्थ राज्य के लिए चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार, चिकित्सा कमियों को दूर करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है। इसमें विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होगा एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य में अधिक स्वस्थ और सक्षम मानव संसाधन का भी विकास होगा। और राज्य में दिसंबर 2025 तक 49 मेडिकल कॉलेज है। राजस्थान में कितने? 49 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 6 राज्य के, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS कहाँ पर है? RUHS जयपुर में स्थित है। RUHS जयपुर में स्थित है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज 24 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश के नाम से जानी जाती हैं के तहत 2 ESI कॉलेज अलवर व जयपुर एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में स्थित है। 15 निजी क्षेत्र भी शामिल है। 15 निजी क्षेत्र के मेडिकल शामिल है। वर्ष 2025-26 में चिकित्सा शिक्षा के लिए 91.46 करोड़ का बजट भी आवंटन किया गया, जिसमें से 23 करोड़ रुपए का व्यय भी किया जा चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में स्थित है। 15 दंत चिकित्सा कॉलेज भी स्थित हैं राजस्थान में। ये कहाँ पर खोले जा रहे हैं? इनका नवीनीकरण है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य के ऐसे मेडिकल प्रवेश क्षमता कितनी है इतनी। अब बढ़ते हैं राज्य में संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करना। तो संस्कृत शिक्षा के लिए 1958 राजस्थान में 1958 में पृथक निदेशालय व 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। कब? 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई और 1958 में पृथक निदेशालय बनाया गया। और राजस्थान में कुल वर्तमान में कितने, आगे बढ़ते हैं, कितने देर के हैं, कितने हैं? महापुरा और जयपुर में राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है। तो SIERT राजस्थान में कहाँ पर है? महापुरा जयपुर में राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और छात्रों को भारतीय साहित्य और दर्शन से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भाषा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है और स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण में भी सहायक है। साथ ही आधुनिक शोध एवं नवाचार में भी योगदान देता है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है कौन? संस्कृत, एवं आज भी उसी रूप में और संरचना को बरकरार रखे हुए हैं जैसे हजारों वर्ष पहले थी। यह शब्द निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक वैज्ञानिक है। राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहां वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है। कब से? 1958 से। एवं वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। संस्कृत निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कितने वर्तमान में 2374 संस्थान है। कितने? 2374, जिसमें राज्य के कितने? 1872 राज्य के संस्थान है, 502 संस्थान निजी क्षेत्र के हैं।
इन संस्थानों में कुल 1.56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत भी हैं। पढ़ी लिया ये तो। राजस्थान राज्य के राजस्थान संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पर है, महापुरा जयपुर में स्थित हैं। जबकि निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय भी संचालित हैं। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के कुल संस्थान कितने हैं? 1872। तो राज्य के निजी कितने हैं? 502। कुल कितने हैं? 2374। राज्य में राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर में संचालित हैं। कहाँ पर? महापुरा जयपुर में संचालित हैं। SIRT के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 तक संस्कृत शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना तथा शैक्षिक मानदंड के साथ संरेखण सुनिश्चित करना, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्कृत शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेवारत शिक्षकों के सहयोग करना, संस्कृत को सार्वजनिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना, संचार कौशल को बढ़ाना और इसके प्रचार एवं शोध कार्य में सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य भी है। द्विवर्षीय संस्कृत शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं समीक्षा तथा पाठ्य पुस्तक लेखन करना, संस्कृत भाषा को जनवाणी बनाने तो संचार कौशल विकसित करना एवं प्रचार प्रसार की दिशा में प्रसार करना। राज्य में भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में कितने? 323 पुस्तकालय हैं, जिनमें से 1 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैं और 7 संभाग स्तरीय पुस्तकालय और 33 जिला स्तरीय पुस्तकालय स्थित हैं। पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, उसके तहत पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सभी आयु वर्ग के पुरुष या महिला पाठकों के पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गांधी कॉर्नर, नव साक्षर कॉर्नर, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए पढ़ने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जयपुर में राज्य के महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय ने जयपुर में कहाँ पर है? राज्य के महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय ने पहली बार राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली भी शुरू की है। तो RIFD आइडेंटिफिकेशन किसने शुरू की है? तो राज्य के महाविद्यालय संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर ने राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी प्रणाली भी शुरू की है। इस प्रणाली के सदस्यों के लिए पुस्तक लेना एवं वापस करना आसान हो जाता है। साथ ही कम कर्मचारियों के साथ पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद मिलती है। सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना के कौन से? तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए 33 जिला पुस्तकालयों में की गई है। 33 जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन एवं परीक्षा तैयारी में सहायता देने हेतु मार्गदर्शक की भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रगतिशील राज्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए? तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कब बनाया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1983 में स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग छात्रों एवं जनसामान्य के लिए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करके वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देता है, ताकि छात्रों को STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में और गणित में क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह विभाग विज्ञान क्लबों एवं प्रतियोगिताओं को सहायता प्रदान भी करता है एवं सार्वजनिक पहुंच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय चलाता है। विभाग व्यवहारिक शिक्षा, नवाचार एवं जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान केंद्र और संग्रहालय भी स्थापित करता है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर एवं उदयपुर में डिजिटल तारामंडलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ दिनांक कब 4 जुलाई 2025 को 13 करोड़ रुपए की लागत से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो डिजिटल तारामंडल कहाँ पर बनाए जाएंगे? जोधपुर और उदयपुर में। किस जो मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान से किसके साथ हुआ है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ MOU हुआ है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर। का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराकर तथा मिट्टी, जल, वन, कृषि, खनिज संसाधनों के मानचित्र तैयार कर विकास नियोजन में सहायता करना तथा बेहतर संसाधन प्रणाली को प्रबंधन को बढ़ावा देना राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र के उद्देश्य या कार्य हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की भी स्थापना की गई। किसकी? राज्य में विकास प्रभाग की भी स्थापना की गई है। यह विभाग राज्य एवं गैर राजकीय शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थियों एवं आम जन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कोटा में, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर में नए विज्ञान केंद्र। तो नए विज्ञान कहाँ पर? कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर में और बीकानेर में नए विज्ञान केंद्र और डिजिटल तारामंडल और नवाचार केंद्र स्थापित करने का कार्य भी प्रगति रहते हैं। पेटेंट सूचना केंद्र क्या है? तो जयपुर की स्थापना। पेटेंट सूचना केंद्र कहाँ पर है? जयपुर की स्थापना बौद्धिक संपदा अधिकार है जो WIPR होते हैं उसके तहत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई, जिसमें पेटेंट और भौगोलिक संकेतक शामिल हैं। यह केंद्र नवप्रवर्तकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को पेटेंट दाखिले और नवाचारों के संरक्षण में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन करवाता है। कौन? पेटेंट सूचना केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स KARYA कार्यक्रम नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में जो अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शोध एवं अनुसंधान संस्थानों में इंटर्नशिप और अनुसंधान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। किसके तहत? कार्यक्रम के तहत। कार्य 2025 के तहत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? तो 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राज्य नवाचार परिषद द्वारा 2 श्रेणियों तथा जमीनी स्तर और उच्च शिक्षण संस्थानों में राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार प्रदान किए गए और इसके तहत प्रथम विजेता को कितने रुपये? प्रथम विजेता को 1 लाख रुपये तथा द्वितीय विजेता को 51,000 रुपये और तृतीय विजेता को 21,000 रुपये का नकद राशि प्रदान की गई। किसके तहत? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन पर। नवाचार के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सरसेक उप केंद्र का कार्यालय भी स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस्ट्रोनाइट टूरिज्म गतिविधि, एस्ट्रोनाइट जो टूरिज्म गतिविधि है उसके तहत विज्ञान केंद्र एवं पार्क, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल आदि विभिन्न स्थानों पर 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1600 प्रतिभागियों ने आकाश दर्शन भी किए। ये देख, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम आगे के अध्याय में चलेंगे। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्लास ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अपन ने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी राज्य सरकारी और केंद्र सरकारी योजनाएं चल रही है उनका अध्ययन कर लिया है। इसलिए क्लास को देखें और पूरी देखें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक हो। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि नए हो तो लाइक करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू।